नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विषय हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का पाठ संख्या 10 नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री स्वयं प्रकाश जी। पाठ को पढ़ने से पहले स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेते हैं। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने अजमेर से डिप्लोमा किया था। फिर ये नौकरी में आ गए थे, टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी कर रहे थे, इंजीनियर बन गए थे। और फिर इनका मन हिंदी की तरफ चला गया, तो उन्होंने उदयपुर से हिंदी में एमए पीएचडी की और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में पहले राजभाषा अधिकारी के रूप में काम किया, उसके बाद सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। बाद में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और भोपाल में रह कर के स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, कविता, बाल साहित्य, संपादन, संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। पहले ये कवि थे, बाद में ये लेखक हो गए और इनकी जो मुख्य पहचान बनी है वो कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में बनी। बाल साहित्यकार के रूप में भी इन्होंने विशिष्ट छवि बनाई है। राजस्थानी संस्कृति, मध्यवर्गीय जनजीवन और मानव हृदय की पीड़ा का इन्होंने विशेष रूप से अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। क्योंकि इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाली थी और ये राजस्थान में ही इनकी ज़्यादातर पोस्टिंग रही, पहले उड़ीसा में भी रही। तो वहाँ रह कर के जो लोगों का जीवन है उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा, जो मध्यवर्गीय जीवन है। तो उनकी रचनाओं में उसी अनुभव को उन्होंने उतारा है। स्वयं प्रकाश जी फणीश्वरनाथ रेणु और प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं। साठोत्तरी जनवादी लेखक के रूप में इनकी पहचान बनी है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मुख्य हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान आदि। 5 उपन्यास इनके प्रकाशित हुए हैं, जिसमें बीच में विनय, ईंधन खास उल्लेखनीय है। क्यों, चकमक, वसुधा इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया और बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। पहल सम्मान, बनमाली, राजस्थान साहित्य अकादमी सम्मान से इनको नवाजा गया है। इनकी रुचि किताबें पढ़ने, नई नई जगहों को घूमने देखने, मित्रता करने, प्रकृति का सौंदर्य निहारने, बच्चों को पत्र लिखने और मनुष्य में, एक आम आदमी में, एक साधारण आदमी में देवत्व की खोज करना इनकी विशेष रुचि थी। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर सन 2019 में मुंबई में हुई। इनको ब्लड कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आज हम लोग उनकी कहानी पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस, और उनके चश्मे के ऊपर ये कहानी है। इस कहानी
में वैसे तो हास्य व्यंग्य भी है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो बहुत गंभीर है। तो पहले हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और इसके मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। एक थे हवलदार साहब, जो एक कंपनी में काम करते थे और हर 15 दिन में वो एक कस्बे से गुजरते थे। जब वे कस्बे से गुजरते थे, कस्बा कैसा था? कस्बा जो है वो छोटा ज़रूर था, लेकिन उसमें सारी सुविधाएं थी। और उस कस्बे के ठीक बीचों बीच एक सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति थी, जिसे बस्ट कहते हैं, आधी मूर्ति है ना, जो छाती तक होता है, और बहुत सुंदर मूर्ति थी। तो जो हवलदार साहब थे वो उस कस्बे से जब गुज़रते थे तो वहाँ पर एक पान की दुकान थी और वहीं वो पान खाया करते थे। एक बार उनकी नज़र पड़ती है वहाँ पर एक जो चौराहे पर मूर्ति है उस पर। वो मूर्ति संगमरमर की थी, वो बेहद खूबसूरत और सफ़ेद मूर्ति थी। और लेकिन उस मूर्ति में एक अजीब बात ये थी कि उसका जो चश्मा था वो असली चश्मा था। मतलब जो फ्रेम था चश्मे का वो असली था। वो मूर्ति संगमरमर की थी और फ्रेम असली चश्मा लगा हुआ था। तो उसको देख कर के उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वो मन ही मन सोचते हैं कि क्या बात है, ये किसने बनाई और बनाने वाले ने क्या इसका चश्मा बनाना भूल गए थे या क्या हो गया, टूट गया या क्या बात हो गई, जो चश्मा जो है वो रियल लगा रखा है। यहाँ पर उन्होंने एक डायलॉग भी बोला है, संवाद भी बोला, जो बहुत अच्छा है। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो जितनी बार भी वहाँ से घूमते थे वो चश्मे का फ्रेम भी चेंज होता रहता था। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी धूप वाला चश्मा, कभी स्टाइलिश चश्मा, इस तरह से फ्रेम चेंज होता रहता था। तो एक दिन उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि भाई ये क्या बात है, नेताजी की मूर्ति तो सफ़ेद संगमरमर की है और चश्मा रियल है और वो भी चेंज होता रहता है, ये चक्कर क्या है? तो पान वाला जो था उसके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा सा हास्य व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने लिखा है कि वो पान वाला जो था वो काले रंग का और मोटा सा आदमी था, जो लोग बड़ा ही खुश मिजाज था और वो हमेशा पान खाता रहता था। तो उसके मुंह में पान ठुसा हुआ रहता था। तो जब हवलदार साहब ने उससे पूछा तो उसने पहले पान थूका, फिर वो हंस करके बोला। अब चूंकि पान खाता रहता था तो उसके दांत कैसे थे? लाल काले दांत थे। तो थोड़ा हास्यास्पद उसका व्यक्तित्व है। तो उसने कहा कि एक कैप्टन है चश्मे वाला, वो चेंज करता रहता है। हवलदार साहब के मन मस्तिष्क में एक तस्वीर उभरती है उस कैप्टन की कि हो सकता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में कभी रहा हो या फिर कोई बहुत बड़ा देशभक्त हो। मतलब कोई आर्मी का रिटायर होगा या कुछ ऐसा होगा जो नेताजी की इस मूर्ति का अधूरापन को नहीं देख पाता है और इसीलिए वो चश्मा लगा देता है। पान वाला ये भी बताता है कि ये जो मूर्ति है वो किसी मास्टर जी ने बनाई है, कस्बे के किसी मास्टर जी ने, और मतलब जल्दी जल्दी में उनको बनाना पड़ा था। तो ये जो चश्मा बनाना था तो पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनेगा, इसलिए उसने फ़िलहाल मतलब उसको छोड़ ही दिया है। हो सकता है वो बनाते बनाते उसको टूट गया हो या फिर वो समझ नहीं पाया हो कि कैसे बनेगा। तो फ़िलहाल वो बिना चश्मे के ही बना करके उस मूर्ति को बना के दे गया था। हवलदार साहब को सोचते हैं कि मतलब ये चश्मे वाला जो है ये आज़ाद हिंद फ़ौज का भूतपूर्व सिपाही है या क्या है। तो पान वाला ये भी बताता है कि नहीं नहीं, ये जो है एक मतलब उसको दिखाते भी हैं वो कौन था, एक लंगड़ा बूढ़ा सा मरियल सा, मतलब बहुत कमज़ोर सा आदमी था और उसके हाथ में संदूकची थी, मतलब एक डब्बा बक्सा था और एक डंडे में उसने बहुत सारे चश्मे लगा रखे थे। यानी वो एक चश्मा बेचने वाला फेरी वाला था। तो उसको देख करके वो चौंक जाते हैं। तो फिर हवलदार साहब को समझ में आ जाता है कि ये जो चश्मा वाला है, जो कि एक बहुत ही साधारण सा आम आदमी है, साधारण सा फेरी वाला है और लंगड़ा है बेचारा, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के अधूरेपन को नहीं बर्दाश्त कर पाता है। इसलिए वो अपना एक चश्मा, एक फ्रेम जो है वो उनको लगा देता है। और फिर
वहाँ वो अपना चश्मा बेचता रहता है। और फिर कोई ग्राहक आ जाता है, कोई ख़रीदार आ जाता है, उसको चश्मा जो है वो पसंद आ जाता है, तो वो उसको ले जाता है और वो दूसरा चश्मा उस पे लगा देता है। इस तरह से मूर्ति जो है वो बार-बार चश्मा बदलती रहती है और चश्मे वाला अपना दूसरा उनको लगाता रहता है। ऐसा करते-करते एक दिन क्या होता है, वो रोज़ उस कस्बे से गुज़रते हैं, रोज़ नहीं, 15 दिन में उस कस्बे से गुज़रते हैं और उस मूर्ति को देखते हैं। कभी कैसा चश्मा, कभी कैसा चश्मा, उनको बड़ा अच्छा लगता है देख कर के, मज़ा भी आता है। एक दिन ऐसा होता है कि वह मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। इस बात को देख कर के हवलदार साहब को बड़ा आश्चर्य होता है और वह पान वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो पान वाला जो था वो बहुत उदास हो गया। पहले तो उसने कैप्टन की हंसी उड़ाई थी, मजाक किया था, लेकिन अब वो उदास हो गया और आंसू पोंछते हुए कहता है कि अब कैप्टन जो है वो मर गया है और इसीलिए अब कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है, तो मूर्ति जो है वो बिना चश्मे के ऐसी है। इस बात पे हवलदार साहब बहुत दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस देश का क्या होगा, यहाँ के लोगों का क्या होगा, कि लोग खुद तो ना तो देशभक्तों का आदर करते हैं, ना देश का आदर करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग भी देश के प्रति या देशभक्तों के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। और ऐसे लोग ही जो हैं वो अपने देश को बर्बाद कर देते हैं। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो उदास हो जाते हैं और जाकर अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो यही निश्चय करते हैं कि अब वो कभी भी उस रास्ते से गुजरेंगे तो चश्मे की तरफ नहीं देखेंगे, मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन जब वो अगली बार वहाँ से निकलते हैं तो अचानक तो वो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब वो पान खाने भी नहीं रुकेंगे और ड्राइवर से उन्होंने कह दिया था कि तुम निकल जाना, मत रुकना, क्योंकि वो बहुत दुखी थे। लेकिन अचानक ही उनकी नज़र पड़ती है उस मूर्ति की तरफ और वो अचानक से गाड़ी को रुकवाते हैं। जाकर क्या देखते हैं कि उस मूर्ति पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा था। सरकंडे का चश्मा मतलब जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनसे बच्चों ने कोई चश्मा बना लिया था और उस मूर्ति को पहना दिया था। इस दृश्य को देख करके हवलदार साहब बहुत भावुक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जहाँ के छोटे छोटे बच्चों में इतनी ज़्यादा देशभक्ति है, उस देश का भविष्य तो उज्जवल है। उस देश का मतलब उस देश में देशभक्तों की कद्र है, देश के लिए सम्मान है, तो देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और वो खुश हो जाते हैं। इस पाठ में कुछ शब्द हैं जो कठिन हैं, जैसे कौतुक। कौतुक का मतलब है जिज्ञासा, आश्चर्य। कौतुक से वो देखने लगे, मतलब उनके मन में एक जिज्ञासा आ गई कि अरे ये इस मूर्ति पर चश्मा। दुर्दमनीय, जिसको दमन न किया जा सके या जिसको दबाना बड़ा मुश्किल हो, यानी उनके मन में जब जिज्ञासा जगती है ना, आश्चर्य, क्वेश्चन जग जाता है, तो फिर वो अपने मन को अपने आप को दबा नहीं पाते हैं। यहाँ इसमें लिखा है जिसे दबाया न का सके, या का सके नहीं होगा, जा सके होगा। दरकार माने ज़रूरत। पारदर्शी, आर पार दिखने वाला यानी कि जो चश्मा था वो कैसा था, आर पार दिखने वाला था। मतलब जब उसने संगमरमर के चश्मा बनाने की कोशिश की होगी तो वो उसको आर पार मतलब पारदर्शी बनाने की कोशिश की होगी तो वो टूट गया होगा। प्रतिष्ठापित मतलब जिसको बड़ी इज्जत से स्थापित किया गया है। हृदय स्थली मतलब दिल में, यानी कस्बे के बीचों बीच। इसमें कुछ वाक्य हैं जो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। हवलदार साहब
सोचते हैं, बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका मैंने अभी पहले भी उल्लेख किया था कि हल्दर साहब ये सोच के बड़ा दुखी होते हैं कि हमारे देश में लोगों की पता नहीं क्या सोच है कि वे स्वयं तो देश के लिए कुछ करते नहीं हैं या देशभक्तों का सम्मान नहीं करते, मगर यदि कोई कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा करता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कैप्टन को सब पान वाले ने पागल बोला था, तो यानी कि उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो कुर्बानी देने वालों पर हंसते हैं, ऐसे लोग ही अपने देश को बेच देते हैं, अर्थात अपने देश को दूसरों के हवाले कर देते हैं, अपने देश का नुकसान कर देते हैं, अपने देश को यही लोग गुलाम बना देते हैं। एक और वाक्य है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये पान वाले का कथन है। यह पान वाला एक प्रतिनिधि है लोगों की मेंटलिटी का, कि लोग जनरली क्या सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है वो कैसा होता है, पागल होता है। तो यहाँ पर उस कैप्टन चश्मे वाले के लिए वो कह रहा है कि वो तो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा, वो तो पागल है, और इसीलिए वो मूर्ति को चश्मा पहनाता रहता है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ये वाला जो संवाद है, इसमें लेखक की बड़ी तीक्ष्ण सोच सामने आई है। एक्चुअली क्या है, पान वाले के मुंह में पान है, पान भरा हुआ, उसका पीक भरा हुआ है, तो वो जो है उसको मुंह को मतलब उस पीक को मुंह में रखते हुए जब अपनी बात कहता है, तो उसका उच्चारण कैसा हो जाता है, कोई ग्राहक आ गया समझो। इसको वो क्या कह रहा है, कोई गिराक आ गया समझो। एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो वैसे ही बोल रहा है, दूसरा उसके मुंह में पान है। कोई गिराक आ गया समझो, मतलब कोई ग्राहक आ गया, कोई कस्टमर आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर से लाएगा मतलब किधर से लाएगा, कहाँ से लाएगा। यानी कि कैप्टन के पास जैसे मान लो एक चौड़े चौखट वाला चश्मा है, उसने मूर्ति को पहना रखा है, और वो किसी कस्टमर को पसंद आ गया, तो क्या करेगा वो, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उस मूर्ति वाले चश्मे को वो ग्राहक को दे देता है। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर मतलब उधर, वहाँ वहाँ उसने दूसरा चश्मा लगा दिया। तो इस तरह से अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान देने का है कि इसकी जो भाषा है, इसमें लेखक ने बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग किया है, कहीं उर्दू शब्दों का, कहीं अंग्रेज़ी शब्दों का, कहीं पर इस प्रकार के देशज शब्दों का, कहीं तत्सम शब्द भी है, और चित्रण भी किया है, पात्र के अनुकूल संवाद लिखे हैं। तो ये जो कहानी का लेखन है वो पात्रानुकूल संवाद से युक्त है। पाठ का संदेश, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस कहानी के माध्यम से जो स्वयं प्रकाश जी हैं, लेखक हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि लेखक जो थे, मैंने भी बताया था कि राजस्थान के छोटे छोटे जगहों पर उनका ट्रांसफ़र होता रहा, और वो एक अफ़सर थे, लेकिन उनकी जो रुचि थी वो लोगों को करीब से जानने समझने में थी, और वो एक साधारण आदमी में भी देवत्व की खोज करना चाहते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक कैप्टन चश्मे वाले को आधार बना करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। पहले मैं इन वाक्यों को पढ़ती हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगी। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। अर्थात देश का मतलब सिर्फ एक बाउंड्री बना देना कि ये भारत है, ये चीन है, ये जापान है, ऐसा बाउंड्री बना देना, ये सिर्फ एक देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, यानी वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। तो इसमें जो लोग भी रह रहे हैं, जीव जंतु, प्राणी, प्रकृति, जो कुछ भी है, वो सब कुछ मिलाकर देश है। अगर आपने भारत की खोज में
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का संवाद पढ़ा हो, उनका भाषण पढ़ा हो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि भारत माता की जय का मतलब है भारत में रहने वाले सभी लोगों की जय। यानी भारत मतलब सिर्फ एक जगह नहीं है, भारत का मतलब है एक उसके पूरा स्थान, प्रकृति, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, हर कोई, तो उन सब की विजय। वही चीज़ ठीक यहाँ पर है कि देश में जो कुछ भी है उन सब के प्रति प्रेम करना, उन सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, यही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी देश के करोड़ों लोगों और बच्चों को जो देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं सादर नमन करती है। ये जो कहानी है ये उन सब के प्रति एक श्रद्धा सुमन के रूप में है, श्रद्धांजलि रूप में है, जो कहीं भी किसी भी रूप में अपना अपना काम कर रहे हैं और देश को चला रहे हैं। देशभक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम या तो देश के लिए शहीद हो जाएं या फिर हम जाके बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ के आ जाएं, ये देशभक्ति नहीं है। मतलब देशभक्ति है पर सिर्फ वही देशभक्ति नहीं है। अगर हम एक स्टूडेंट हैं, अगर हम अपना पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं तो वो भी देशभक्ति है। अगर हम एक मोची हैं, अगर हम जूते ढंग से सिल रहे हैं, लोगों को हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो भी हम देशभक्ति कर रहे हैं। अगर हम एक किसान हैं, हम अगर अच्छे से खेती कर रहे हैं, देश के लिए अनाज उगा के दे रहे हैं तो वो भी देशभक्ति है। अगर हम एक मज़दूर हैं, मकान बना रहे हैं, अपना मेहनत दे रहे हैं उसमें, तो वो भी देशभक्ति है। किसी भी रूप में, चाहे पढ़े लिखे हो ना पढ़े लिखे हो, कोई भी हैं, हाउस वाइफ हैं, वर्किंग है, कुछ भी हैं, तो हम अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो फिर वो देशभक्ति है। और हमें दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, हर किसी को इज्जत देनी चाहिए, जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनको भी, और जो आम आदमी है, सामान्य लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? क्योंकि वह सही अर्थों में देशभक्त था और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के अधूरेपन को अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करता था। तो वो एक फौजी की तरह था, एक कैप्टन की तरह था। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? तो जाहिर सी बात है, जब कैप्टन नाम सुना तो उनको लगता होगा कोई एक लंबा चौड़ा तगड़ा बहुत ही फिट सा आदमी होगा, जो किसी फौज का कैप्टन होगा, या फिर वो कोई रिटायर्ड होगा, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुका होगा, इस तरह का होगा, मतलब एक फौजी होगा। मगर ऐसा था नहीं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला जो था वो काला मोटा आदमी था। वो हर समय पान खाता रहता था, उसके मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता था, उसकी एक बड़ी सी तोड़ थी, और जब उससे कोई बात पूछा जाता था तो पहले वो पान थूकता था, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखा के हंसता था, और जब वो मुंह में पान लेके हंसता था तो क्या होता था, उसका पेट हिलता रहता था, और फिर वो जब कोई बात कहता था तो मतलब पहले तो वो हंस के बोलता था और बाद में खैर वो रोने भी लगा था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो सरकंडा मतलब पतली पतली टहनियों का चश्मा। ये उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के बच्चे भी देशभक्त हैं और बड़े बड़े महापुरुषों और शहीदों की इज्जत करते हैं, तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। भाषा, मैंने भी बताया था कि इसमें भाषा जो है वो वैविध्यपूर्ण है और सरल सुबोध खड़ी बोली है। इसमें अंग्रेज़ी के भी शब्द हैं जैसे ओपन एयर, सिनेमा घर, और उर्दू के भी शब्द हैं जैसे कम सीन, तत्सम शब्द भी हैं जैसे दूरदमनीय, और देशज शब्द भी हैं जैसे एक ठो, है ना। इस तरह से वैविध्यपूर्ण भाषा है और पात्र अनुकूल भाषा है। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी है वैसी भाषा, जैसे जब हवलदार साहब सोचते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, जैसे वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, तो इसमें अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग किया है। जब पान वाला बोलता है तो उसका डायलॉग दूसरी तरह का है, वो कहता है कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इस तरह से पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली,
चूँकि ये कहानी है तो कथात्मक शैली, साथ ही साथ वर्णनात्मक चित्रात्मक चित्रण किया गया है, पान वाले का पूरा डिस्क्रिप्शन है। और संवाद शैली, जहाँ बातचीत हो रही है, जहाँ पर भावुकतापूर्ण बात आई है, वहाँ पे भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस अध्याय में कुछ भाषा अध्ययन के प्रश्न भी दिए हुए हैं, तो इसमें निपात और वाच्य पे कुछ प्रश्न हैं, तो इनको संक्षेप में समझ लेते हैं। वैसे तो व्याकरण में जब आप पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से ही पढ़ेंगे। निपात अव्यय ये एक प्रकार का अव्यय है। अव्यय कहते हैं वो शब्द जो लिंग वचन काल आदि किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता, इसको अविकारी शब्द भी बोलते हैं। और निपात का मतलब है बल डालना, जोर डालना। तो जब कोई शब्द किसी शब्द के साथ आता है और उसके अर्थ पर बल डालता है, तो उस बल डालने वाले शब्द को निपात अव्यय कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कहना है मैं जाऊंगी, और फिर मैं कहूँ मैं भी जाऊंगी या मैं ही जाऊंगी, तो इसमें अर्थ पे परिवर्तन आ रहा है ना। मैं जाऊंगी, इसमें मैं सिंपली रूप से कह रही हूँ कि मुझे जाना है। मैं भी जाऊंगी मतलब कोई जा रहा है, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मैं ही जाऊंगी मतलब और तो कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही जाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं, ही, भी, तो, तक, भर। तो मतलब यहाँ पर तो वो वाला नहीं है जो मिश्र वाक्य में प्रयोग करते हैं, यदि तो वाला नहीं या जब तब वाला नहीं। ये तो है बल डालने के लिए, जैसे वह तो चला गया, वह तो यहाँ पर तो जो है वो वह पर बल डाल रहा है। भर भी भरने के अर्थ में नहीं आएगा, भर जो है वो जोर डालने के लिए आएगा। एक उदाहरण है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब भी ना, हालदार साहब अब नहीं समझ पाए और अब भी नहीं समझ पाए, तो भी जो है वो अब पर जोर डाल रहा है। तो इसमें जो प्रश्न हैं आपके प्रश्न अभ्यास में, उनको इसी आधार पर आपको करना है। वाच्य, वाच्य उसे कहते हैं जैसे कोई वाक्य है, उसमें जो क्रिया का स्वरूप होता है वो अलग अलग आधार पर होता है। किसी में क्रिया कर्म के आधार पर होती है, किसी में क्रिया कर्ता के आधार पर होती है, किसी में न कर्ता के आधार पर होती है न कर्म के आधार पर, उसके भाव के अनुसार होती है। तो ये जो कर्ता कर्म भाव के प्रधानता के अनुसार क्रिया का जो स्वरूप निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, इसको वाच्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। इसके 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब कर्ता के अनुसार वाच्य होगा, क्रिया का रूप होगा, तो कर्तृवाच्य। जब कर्म के अनुसार क्रिया का रूप होगा तो कर्मवाच्य। और जब भाव के अनुसार यानी उसके बिना कर्म के जब उसमें क्रिया का प्रयोग किया जाएगा और उसका भाव प्रधान होगा तो उसमें भाववाच्य हो जाएगा। जैसे ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, इसमें कर्तृवाच्य है। इसमें जो ब्रेक मारने की क्रिया हो रही है वो ड्राइवर के अनुसार हो रही है और इसमें ज़्यादातर कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। ड्राइवर के द्वारा ज़ोर से ब्रेक मारे गए। कर्मवाच्य में आप देख रहे हैं कि ड्राइवर के बाद ने की जगह क्या आ गया, के द्वारा। जनरली इसमें के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। और ब्रेक मारने की जो क्रिया हो रही है वो क्रिया जो है वो ब्रेक के अनुसार लगाया गया है, ड्राइवर के अनुसार नहीं। तो ब्रेक मारे गए, 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया। चलो अब चला जाए, इसमें जो है भाववाच्य है। इसमें भी के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है, इसमें कर्म नहीं होता और क्रिया का रूप जो है वह उसी प्रकार रहेगा जैसे कर्मवाच्य में रहता है, मगर अंतर क्या है, उसमें कर्म होता है और इसमें कर्म नहीं होता है। तीनों को पहचानने का जो सबसे सरल तरीका है, कर्तृवाच्य में कर्ता कारक होगा, ने का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कर्मवाच्य और भाववाच्य में के द्वारा या से का प्रयोग किया जाएगा कर्ता के साथ, और जो क्रिया होगी कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगी और भाववाच्य में कर्म नहीं होगा।
तो इस प्रकार से ये तीनों वाच्य हैं। तो आपके भाषा अध्ययन में जो वाच्य दिया हुआ है, कर्म वाच्य में बदलिए और भाव वाच्य में बदलिए, वो इनके अनुसार करेंगे। कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए हैं और प्रोजेक्ट वर्क है। कैप्टन कौन था? वह मूर्ति के लिए क्या करता था? कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला था, जो कमज़ोर सा, बूढ़ा सा, लंगड़ा आदमी था। और वह मूर्ति के लिए यह करता था कि उसे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बिना चश्मे के अधूरी सी लगती थी, तो वह अपना एक कोई भी चश्मा उनको पहना देता था, और जब वो बिक जाता था वो चश्मा, तो वहाँ पर दूसरा चश्मा लगा देता था, इसलिए वो बार बार उसके चश्मे को बदलता रहता था। हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्हें पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, और उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा भी नहीं है। तो उन्हें लगा कि इस कस्बे में अब कोई देशभक्त नहीं है, ना ही देशभक्तों की इज्जत करने वाला है, सब मजाक उड़ाने वाले हैं। तो ऐसे कस्बे में जाना, पान खाना अब उनको अच्छा नहीं लग रहा था, और वो दुखी होकर के उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। उनकी भावुकता का क्या कारण था? उनकी भावुकता का ये कारण था कि उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर, जब वो 15 दिन बाद फिर वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने देखा उस मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा है, यानी लकड़ियों का बना हुआ छोटा सा चश्मा है। तो उसको देखकर उनको इतना समझ में आ गया कि ये बच्चों का बनाया हुआ है, और उनके मन में उन बच्चों के प्रति बड़ा ही भाव प्रकट हो गया, श्रद्धा भाव प्रकट हो गया। उन्हें लगा कि जिस देश में, जिस कस्बे के छोटे छोटे बच्चे इतनी समझ रखते हैं, इतना ज़्यादा देशभक्तों को इज़्ज़त देते हैं, उनके लिए इतना करते हैं, तो उस देश का भविष्य उज्जवल है, उस देश का भविष्य बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने जो पहले सोचा था ना क्या होगा उस कौम का, तो वो बात अब उनको, उसका उत्तर उनको मिल चुका था कि इस देश का अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। चौराहों पर लगी मूर्तियों के प्रति लोगों का क्या दायित्व है? तो इसको आपको अपने अनुसार लिखना है। क्या दायित्व है? उसकी साफ़ सफाई रखना, उसके सुरक्षा करना कि वो टूटे फूटे नहीं, सर्दी गर्मी बरसात में ख़राब ना हो, उसकी समय समय पर देखभाल करना, और वहाँ कोई थूके ना, कुछ गंदा ना करे, और लोग इज़्ज़त रख करें उनकी। और जो भी आपको समझ में आ रहा है आप उसमें लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों की देशभक्ति किस किस रूप में व्यक्त होती है? अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रकार से देश के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। बस वो अपना काम ठीक से करें, जो भी उनका काम है उसे ईमानदारी से और अच्छे से करें, तो वही देशभक्ति है। क्योंकि अगर एक बात को अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए सड़क बनाने वाला मजदूर अगर काम ना करे तो सड़क कैसे बनेगा? किसान अगर अन्न ना उपजाए तो हम खाना क्या खाएंगे? अगर कोई भी है, पेंटर है, वो पेंट ना करेगा तो फिर सब कुछ फीका फीका सा लगेगा। इसी प्रकार से इंजीनियर है, डॉक्टर है, डॉक्टर अगर इलाज नहीं करेगा तो कितने बीमारी से लोग मर जाएंगे। तो हर आदमी जिस भी व्यवसाय में है या नहीं भी है, जो भी कर रहा है, वो छोटा से बड़ा जो भी काम कर रहा है, अगर वो उसको ठीक से करेगा तो वही उसकी देशभक्ति है। ऐसे ही बच्चे अगर पढ़ाई ठीक से करेंगे तो वो उनकी देशभक्ति है। आपके शहर में किन किन महापुरुषों की मूर्ति कहाँ कहाँ लगी है, उनके बारे में चित्र सहित लिखिए। तो आपको अपने शहर में देखना है कि कहाँ कहाँ मूर्तियाँ हैं ऐसे महापुरुषों की, तो उनके नाम लिखने हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है, या फिर अम्बेडकर जी की मूर्ति है, या फिर गांधी जी की मूर्ति है, और आपको उनके बारे में उस मूर्ति का चित्र लगाना है और उसके बारे में लिखना है आपके अपने विचार। तो ये दो आपके प्रोजेक्ट वर्क हैं। एक बार पूरे पाठ के सार को पुनः स्मरण कर लेते हैं। पूरे पाठ का सार यही है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश
एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना ही सच्ची देशभक्ति है, जो कि इस पाठ में कैप्टन चश्मे वाले ने किया था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।